आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविदा अधिनियम की, क्योंकि हम लोग जो पेपर पढ़ेंगे वो है यूपी पीसीएसजे के वो प्री के 10 पेपर, जिसमें हम लोगों को प्री क्वालिफाई करनी है लॉ में। जीएस में 150 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, लॉ में भी 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिनका 2 गुना आपको नंबर मिलता है, मतलब 150 क्वेश्चन आपको आएंगे और उनका जो आपको नंबर मिलेगा वो 300 मिलेगा, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट की कितनी भूमिका है, तो कॉन्ट्रैक्ट की आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे, जिसे 2 से अगर आप गुणा करेंगे तो आपके 30 नंबर इस पेपर से आएंगे। तो ये पेपर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके लिए आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस या बाकी अदर पेपर्स हैं। तो आज ये नॉर्मल बेसिस पे हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको ये वीडियो समझ में आए, आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि भाई कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए, चलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर बाकी। तो देखिए, ये है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का अधिनियम संख्या 9 है ये, ठीक है। तो चलिए, ये सब तो बाद में हम लोग जब इसको पूरा कंप्लीट लेक्चर लेंगे तो इसमें सारी की सारी चीज़ें डिटेल में क्लियर होंगी। अब एक नॉर्मल शब्दों में संविदा होती क्या है, अगर हम और आप बात करें तो संविदा मतलब क्या। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई बंदा ए है या बी है, ठीक है, 2 बंदे होंगे, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को खुद से ही संविदा करनी हो तो शायद पॉसिबल उतनी ना हो, तो यहाँ पे 2 व्यक्ति होंगे। एक व्यक्ति कुछ करने को कहेगा दूसरे व्यक्ति से, जैसे मेरे पास ये पेन है, मैंने आपसे कहा कि आप क्या ये पेन खरीदेंगे। आपका जवाब हो सकता है हाँ या ना। तो अगर आपने ना कह दिया तो भाई कोई बात ही नहीं, अगर आपने हाँ कह दिया तो आप क्या हुए, मैंने आपको प्रपोज किया, यानी प्रस्तावना किया किस चीज़ के लिए, कलम खरीदने के लिए, और आपने हाँ कह के क्या किया, एक्सेप्टेंस दिया, प्रतिगृहित किया किस चीज़ को, मेरे प्रपोजल को आपने एक्सेप्ट किया। तो जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, क्या हो गए, मैं हो गया प्रपोजल, मतलब जो प्रस्तावक हो गया, और आप हो गए प्रतिग्रहिता, आपने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। तो कॉन्ट्रैक्ट सीधे शब्दों में यही है कि कोई एक व्यक्ति कुछ करने के लिए कहता है और दूसरा व्यक्ति कह देता है ठीक है मैं करूँगा, या फिर हम मुझे मंजूर है। तो जैसे ही वो मंजूरी कहता है कि ठीक है मुझे कार खरीदनी है, ठीक है मैं आपको पैसे देता हूँ, आप मुझे कार दे दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बट अगर मैं कहूँ कि आपको एक बिना लाइसेंस की रिवॉल्वर देना चाहता हूँ कि आप ये खरीदोगे, आप कहेगा ओके ठीक है डन, तो ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो हमें यही जानना है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता। तो ये डेफिनेशन पे आने से पहले हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अगर हम जानना चाहते हैं कि भाई संविदा क्या है, तो हमें सिंपल सी चीज़ एक जाननी होगी कि एक व्यक्ति होगा जो क्या करेगा, प्रपोजल देगा, जो एक प्रस्तावना करेगा, दूसरा व्यक्ति इसे क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। चलिए ठीक है, एक्सेप्ट हो गया, तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नहीं, अभी रुके रहिए। यहाँ पे क्या हुआ, अभी एक चीज़ और जुड़ेगी जिसका नाम होता है कंसिडरेशन, जिसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं। अगर आपको मैं ये पेन दे रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो मुझे इसके बदले आप कुछ तो रुपए दोगे, आप फ्री में तो लोगे नहीं, या मैं फ्री में दूंगा भी नहीं। तो इसमें क्या जुड़ेगा, कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन जब जुड़ जाएगा इसमें, ठीक, तो कंसिडरेशन जुड़ गया। चलिए अब क्या हुआ, क्या ये भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, मतलब एक लेमैन के हिसाब से अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। प्रतिफल जुड़ गया, ठीक, तो प्रतिफल जुड़ते ही ये क्या हो गया, ये करार बन गया। तो करार मतलब क्या, कि भाई किसी ने, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि आपको ये पेन चाहिए, मैं आपको ये पेन दे देता हूँ। उसने कहा ठीक है मुझे दे दीजिए, कितने की देंगे, मैंने कहा 50 रुपए की ये पेन लेंगे, आपने कहा ओके 50 में ले लूँगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप 50 रुपए में ये पेन लेने के लिए एग्री हुए, आपने और हमारे बीच में क्या हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया, एक करार हो गया। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो थोड़ा सा और रुक जाइए, अभी सब क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए
आपका करार हो गया। तो करार की एक छोटी सी डिफिनीशन दी गई है सेक्शन 2E में, हर वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग, जैसे हर एक वचन और वचनों का मतलब अगर एक वचन है तो एक, ढेर सारे वचन है तो सब कुछ क्या है, संवर्गों को जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो। मैं आपको ये कलम दे रहा हूँ और आप मुझे पैसा दे रहे हैं, तो आपको प्रतिफल के रूप में क्या मिला, ये कलम मिली, और मुझे प्रतिफल के रूप में क्या मिलेगा, वो 50 रुपये जो आप मुझे देंगे। तो जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो क्या हो जाएगा, करार हो जाएगा, एग्रीमेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं क्या अभी भी क्या संविदा हुई, एग्रीमेंट हो गया। अब संविदा कब होगी, तो ये चीज हो गई, जैसे कि एक एग्जांपल छोटा सा और ले लेते हैं। मैंने कहा कि आप मुझसे एक जो कि एक बिना लाइसेंस की बंदूक है वो आप ले लीजिए। आपने कहा ठीक है मैं ले लूँगा। मैंने कहा वो मैं 5,000 रुपये चाहता हूँ, 5,000 में ये बंदूक आप ले लीजिए। आपने सोचा कि यार रिवॉल्वर गिरी सी गिरी कीमत में 50,000 की आएगी, चाहे लाइसेंसी हो बिना लाइसेंस की हो, बट आपको कितनी मिल रही है, 5,000 की। आपने कहा ठीक है मुझे मंजूर है, ओके। हमारे और आपके बीच में क्या करार हो गया, तो हाँ करार हो गया। क्यों करार हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, हमने एक प्रस्थापना किया, आपने क्या किया, आपने उसे प्रतिगृहित कर लिया, और हमें कंसिडरेशन, आपको बंदूक मिल रही है और अब आप मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो करार तो हो गया। पर ये क्या ये करार संविदा हो सकती है, ये अगला क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पे क्योंकि हम और आप क्या हैं, हमें और आपको जब कभी कोई नुकसान होता है, मान लीजिए कि मैंने आपको बंदूक दे दी, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, अब मेरे पास रेमेडी उपलब्ध होनी चाहिए। मैं आपसे पैसे कैसे लूँगा, आपसे मारपीट तो करूँगा नहीं, मैं कोर्ट जाऊँगा। किस लिए कि इन्होंने मुझसे एक क्या किया था, एग्रीमेंट किया था, और उस एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। और मैं क्या कहूँगा, इन्होंने मुझसे क्या किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो जज साहब मुझसे पूछेंगे अच्छा ये बताइए कि आपने कैसा करार किया। मैंने कहा कि एक ऐसा वेपन को बेचने का जो कि क्या था, इलीगल था। तो वो कहेंगे क्या, ये तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय ही नहीं कराई जा सकती, लॉ इसको रोकती है, लॉ मना करती है कि आप ऐसा कोई भी करार नहीं कर सकते, ऐसी कोई भी संविदा नहीं कर सकते जो क्या हो, विधि द्वारा परिवर्तनीय ना हो। तो क्या जज साहब मुझे उस बंदूक के लिए रेमेडी दिलवाएंगे, मुझे पैसे दिलवाएंगे, तो नहीं दिलवाएंगे। हाँ अगर ये पेन की बात होती तो मुझे वो 50 रुपये आपसे दिलवाते ही दिलवाते। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि करार तो हो गया, बट करार कब कन्वर्ट होगा, किसमें, ये सेक्शन 2H है जो है संविदा का जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 में दी गई है, सेक्शन 2 के H में, उसमें है कि भैया विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार ही क्या होती है, संविदा होती है। तो करार तो बन गया, पर ये जब करार विधि द्वारा परिवर्तनीय होगी तभी ये क्या कहलाएगी, संविदा कहलाएगी। ठीक, तो हम लोगों ने बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखी हैं। ये जितना लेक्चर मैं ले रहा हूँ इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके प्री में पूछे गए हैं बहुत सारे कवर होंगे, बट ये है कि ये एक नॉर्मल वीडियो है। ठीक है, ये मतलब पूरा क्लास वाला का वीडियो नहीं है, ये आपके लिए है, आप इसे देखिए और कुछ सीखिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक चीज़ मिली कि कोई एक प्रपोजर होगा जो प्रपोज कर रहा होगा। ठीक है, मैं क्या हूँ, प्रस्थापक हूँ, मैंने प्रपोज किया पेन देने का लिए, किसी एक व्यक्ति ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टर हो गया। अब वो क्या हुआ, उसके साथ अब यहाँ पे प्रॉमिस भी आता है, वो सब बाद में होगा, कौन वचनदाता है कौन वचन ग्रहीता है, ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में बात होंगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब उसमें ऐड हो गया क्या, सेक्शन 2 के D में बताया गया है कंसिडरेशन के बारे में, जिसे हम लोग प्रतिफल बोलते हैं। तो वो जब इसमें ऐड हो गया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा करार बन गया। और करार क्या है भैया, दोनों एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं, करार हो गया। बट ये करार क्या हम कोर्ट में ले जाके प्रस्तुत कर दें और कह दें हमें रेमेडी दिला दीजिए, तो नहीं, वो और क्या होनी चाहिए, विधि द्वारा प्रवर्तनीय होनी चाहिए, तब ये क्या बनेगी, संविदा बनेगी। ठीक, यहाँ तक आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, कि ए है, बी से कुछ कहा, बी ने भी ओके किया, ओके करने के बाद कुछ लेन देन की बात हुई, और लेन देन अगर सही है
तभी ये क्या होगी, संविदा होगी, अर्थात संविदा नहीं होगी। तो यहाँ एक सेक्शन 10 है जो कहता है कि कौन से करार संविदाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए अभी भी बात हो रही है करार की, और करार में क्या कह रहा है, कौन से करार संविदाएं हैं। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं संविदा अधिनियम, तो संविदा में हमें क्या जानना है कि कौन से करार। देखिए करार आपको पता है करार क्या है, कौन से करार संविदाएं हैं। तो सिर्फ विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार ही क्या होंगे, संविदाएं होंगी। तो हमें ये पता तो होना चाहिए कि कौन कौन से करार संविदाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्राइटेरिया आता है उसमें क्या आता है कि एक सक्षम पक्षकार होना चाहिए। सक्षम पक्षकार मतलब 18+। भारत में क्योंकि 18+ है तो 17 का नहीं माना जाएगा, 16 नहीं माना जाएगा। अगर ये कोई तत्समय प्रवर्त विधि जो होती, उस समय कोई नई लॉ इन्फोर्स होती और उसके अकॉर्डिंग कोई अदर एज डिफाइन होती तो वहाँ पे मान लिया जाता। पर इस समय करंट में क्या है, 18+ जो भी होगा, जो भी वयस्कता की उम्र क्या है 18 है, तो वही पक्षकार क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक, तो ये आपका सेक्शन 11 बोल देता है। ठीक है, चले भाई सक्षम पक्षकार में एक हो गया। दूसरा चीज क्या कहता है कि भाई कोई पागल है व्यक्ति, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सक्षम में देखिए कौन कौन आ रहे हैं, एक तो माइनर है, तो माइनर तो आएगा नहीं, यहाँ पे क्या है वो 18+ होना चाहिए। मान लीजिए वो 21 साल का और फिर भी क्या है, पागल है, तो क्या वो कर सकता है, तो वो भी नहीं कर सकता। तो ये सेक्शन 12 में बताता है, ये दोनों आपका क्या बताता है, सक्षम पक्षकार। ठीक है, कि कौन से करार संविदाएं हैं। तो करार तो हो सकता है कोई छोटा बालक भी जाके करार कर ले, पर क्या वो संविदा बन सकती है, नहीं बन सकती। क्यों, क्योंकि वो सक्षम पक्षकार द्वारा नहीं की गई होगी। पागल द्वारा कर ली जाए तो भी नहीं होगी। अगला देखते हैं, स्वतंत्र सम्मति। अब स्वतंत्र सम्मति क्या होती है, आपने मुझसे पूछा, क्या आप, जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आपको ये कलम चाहिए। अब आपके पीछे एक बंदूक लगा के बंदा खड़ा का, कलम नहीं लोगे तो गोली से उड़ा दूंगा। अब क्या आप मुझसे ये कलम लेने के लिए आपने क्या किया, हाँ तो बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि आपको ये कलम चाहिए ही चाहिए। क्यों, वरना गोली मार दी जाएगी। बट यहाँ पे क्या है, अब आपको अपनी जान बचाने के लिए आपको सहमति देनी ही पड़ी। तो वहाँ पे क्या है, तो वो सहमति क्या स्वतंत्र थी, मेरे ख्याल से तो नहीं थी स्वतंत्र। क्योंकि हो सकता है आप कहेंगे कि यार 25 की ये पेन आती है, मैं 50 क्यों दूं, मैं जाके किसी और के यहाँ से खरीदूंगा, इनके हाथ में क्या है स्पेशल। तो क्या वो स्वतंत्र थी, नहीं थी। तो यहाँ पे अगर स्वतंत्र सहमति भी नहीं होती है तो करार क्या संविदा बन पाएगी, नहीं बनेगी। तो यही आपका 13-14, ये नॉर्मल सी डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं। बट यहाँ पे क्या 15, 16, 17, 18, ये जितने आपके सेक्शन हैं वो सारे के सारे आपके स्वतंत्र सहमति से हैं कि किस किस कंडीशन में आप स्वतंत्र सहमति देते हो और किस किस कंडीशन में आप स्वतंत्र सहमति नहीं दे रहे हो। जैसे प्रपीड़न, उत्प्रेरण, कोई कपट करता है आपसे, कोई दुर्व्यपदेशन करता है, मिस रिप्रेजेंट करता है आपको, फ्रॉड कर रहा है, मतलब हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों ही बता दी। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे सेक्शन उनसे रिलेटेड हैं और इन सेक्शनों को जो 19 और 19A है, इन सारे सेक्शनों का कुछ कंडीशन बताता है कि किस कंडीशन में उनके पास क्या राइट प्राप्त होंगे। कि कोई एक पक्षकार चाहे तो जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसे शून्यकर्णी घोषित करा सकता है, ये भी इस सेक्शन का पार्ट आता है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि 1 से लेके 19A तक हम लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि क्या है, ये इसी से रिलेटेड है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन से करार संविदाएं हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं और उसमें देखिए यहाँ तक आ गए हैं, अभी हम लोग ये बचे हुए हैं। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं क्या है ये। अब विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए, अब देखिए विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए, साथ ही साथ विधिपूर्ण उद्देश्य। अब देखिए मैंने आपको एक बिना लाइसेंस की बंदूक देने का वादा किया और दूसरा एक ये पेन तो मैं बेच ही सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए तो क्या एक
अनलाइसेंस्ड बंदूक सेल करना विधिपूर्ण कहीं से भी है, चाहे उद्देश्य हो या प्रतिफल हो, किसी भी तरीके से उसमें जो आप रुपए हमें देंगे किसी तरीके से वो प्रतिफल क्या होगा, विधिपूर्ण होगा। कोर्ट क्या कहेगा, नहीं। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमें आपको जो प्रतिफल मिलता है, प्रतिफल 25 के लिए आएगा, 23 में आपको आ जाएगा कि आपका उद्देश्य और प्रतिफल आपका विधिपूर्ण है या नहीं। कुछ कंडीशंस बताएंगे, वहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा। 24 भी बता देगा कि भैया कितने %, अगर आपको 23 वाला है तो कुछ ऐसे पार्ट हैं जो विधिपूर्ण है, कुछ ऐसे पार्ट हैं जो लॉफुल नहीं है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको इस कंडीशन में बताएगा कि कौन से करार भैया संविदा बन सकते हैं और कौन से करार नहीं बन सकते हैं। तो ये देखिए प्रतिफल और उद्देश्य के बारे में भी हम लोग कौन कौन से 23, 24, 25 पढ़ लेते हैं। अब आप कहेंगे सर 21, 20 ये सब कहाँ गया, तो आ जाइए। एवं अब देखिए ये मान लीजिए इतनी कंडीशन फुलफिल कर डाली, सब कुछ आपने फुलफिल कर डाली, बट फिर भी एक चीज़ आके बैठी हुई है, क्या, चौथी चीज़, शून्य घोषित न हो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, करार के बारे में बोल रहा है कि वो शून्य घोषित नहीं होनी चाहिए, तभी वो क्या होगी, वो करार संविदाएं बनेंगी। तो यहाँ पे जब बात आती है तो बात आती है सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22, 26, 27, 28, 29, 30, यहाँ तक अगर आप पढ़े होंगे या फिर कभी पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ आप देखेंगे कि भाई कोई विधि संबंधी भूल कर देता है तो वो करार शून्य हो जाएंगे, कोई तथ्य संबंधी भूल करता है तो करार शून्य नहीं होंगे, कोई दोनों पक्षकार में से एक भूल करता है तो वहाँ पे कुछ कंडीशन दूसरी हो जाएगी। यहाँ पे चाहे विवाह संबंधी हुआ, व्यापार संबंधी हुआ, कहीं पे आप कोर्ट में केस करने से रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो किन किन कंडीशन में वो मान्य होंगी, किन किन कंडीशन में वो मान्य नहीं होंगी, ये सारी कंडीशन आ जाएंगी। अनिश्चित तौर पे करार कब शून्य होते हैं, कब शून्य नहीं होंगे, और बाजी की संविदा तो शून्य होती ही होती है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि आपकी इतनी 30 तक की ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे है कि कौन से करार संविदाएं नहीं होते। अब बात होगी कि भाई आप तो प्री के साथ साथ ये कह रहे हैं मीन्स ये सबका सब प्री है, इसमें एक भी सेक्शन ऐसे नहीं है, और इसमें इतने इलस्ट्रेशन है कि सभी के पास बेयर एक्ट तो ज़रूर होनी चाहिए, तभी आप इनको अच्छे से पढ़ पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। अब सेक्शन 2 में बहुत सारी डिफिनीशंस आएंगी। सेक्शन 3 समझना होगा कि किस समय कोई करार के लिए प्रपोजल देता है तो कब मानी जाएगी एक्सेप्टेंस हो गई, कब नहीं मानी जाएगी कि एक्सेप्टेंस नहीं हुई, कब तक वो रिवोकेट कर सकता है और कब रिवोकेट नहीं कर सकता, मतलब उसको कब खंडित कर सकता है और कब उसको खंडित नहीं कर सकता, मतलब मना करने वाली बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ने में आएंगी, और सच मानिए तो बहुत अच्छा पेपर है, पढ़ने में से मज़ा आती है, क्योंकि ये हमारे और आपके इर्द गिर्द होने वाली चीज़ें हैं। मैं आपसे कह दूं कि आप शादी नहीं कर सकते, तो आप कहेंगे क्यों नहीं कर सकते, मैं कहूँगा मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, आपको 500 रुपया दे रहा हूँ, आप कभी ज़िंदगी भर शादी मत कीजिएगा। आप कहेंगे 500 रुपये में शादी, तो यहाँ पे एक ऐसा सेक्शन है जो शादी के लिए भी रोकेगा कि अगर आपने शादी के अवरोध के वाले करार किए हैं तो वो शून्य हो जाएंगे, पर कुछ ऐसी कंडीशन होंगी जहाँ वो शून्य नहीं होंगे। अब कुछ ऐसी कंडीशन आएंगी कि आप व्यापार नहीं कर सकते, और हम कहेंगे कि आप व्यापार कर सकते हो। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको देखने को मिलेंगी। तो मैंने एक जनरल ओवरव्यू दिया है, मैंने बहुत ज़्यादा इसमें आपको बहुत ज़्यादा उलझाने की कोशिश नहीं की। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और आपको मुझसे पढ़ने की इच्छा होती है तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दूँगा। साथ ही साथ अगर आपको और कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के हम लोग इससे बात कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आने के लिए तो 3 शब्द हैं, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।